हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का सेकंड पीरियड है। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आज हम लोग 5-6 बातें इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में जो आपके बुक में दी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ डिफाइन है जो आपको जानना जरूरी है, जैसे फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा वर्ड जो है यूज होता है बच्चों प्लांट्स के लिए, और फौना वर्ड यूज होता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फौना मीन्स एनिमल्स। Flora means plants, fauna means animals found in the particular area। जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं उनके लिए साइंस में एक वर्ड ये भी यूज करते हैं, फ्लोरा एंड फौना। दूसरा आ रहा है इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं जो स्पीसीज प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहे, दूसरे एरिया में वो न मिले, वो कहलाते हैं इंडेमिक स्पीसीज। जैसे एग्जांपल के पोलर बियर। पोलर बियर बर्फीले इलाके में ही मिलेंगे, वो राजस्थान में नहीं मिलेंगे, तो वो कैसे हो गए? इंडेमिक स्पीसीज। ठीक। फ्लाइंग स्क्वेरल, उड़ने वाली गिलहरी, ये सतपुड़ा का जो बायोस्फीयर है यानी पचमढ़ी बायोस्फीयर उसमें ही मिलती है। इस तरह से ये कुछ स्पीसीज जो है जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज। स्पीसीज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया are called endemic species. Example: polar bear, flying squirrel, ये बहुत सारे जो स्पीसीज है, फ्लाइंग स्क्वेरल, पोलर बियर, ये सब जो है पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। जाइंट स्क्वेरल, पोलर बियर कहाँ मिलेंगे? फाउंड ऑन पोल्स, यानी बर्फीले, फाउंड ऑन poles. Flying squirrel and giant squirrel are found in Pachmadi biosphere। ये यहाँ मिलेंगे। तो सभी जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिले ऑर्गेनिज्म उनको क्या वर्ड यूज करते हैं? इंडेमिक स्पीसीज। बच्चों सिंपल डिफाइन है, इसको याद करना आप लोग। स्पीसीज विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड इंडेमिक स्पीसीज। एग्जांपल: पोलर बियर फाउंड ऑन पोल्स, फ्लाइंग स्क्वेरल एंड जाइंट स्क्वेरल आर फाउंड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर। ये स्क्वेरल उड़ती है बच्चों, और ये जाइंट स्क्वेरल मतलब
नॉर्मल साइज से बहुत बड़ी स्क्वायरल ये होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जायंट स्क्वायरल यानी दैत्याकार स्क्वायरल। ठीक है। थर्ड आ रही है कि जो स्पीसीज वर्ड यूज हो रहा है बच्चों, स्पीसीज से क्या मतलब है, स्पीसीज की डिफाइन देख लें आप। स्पीसीज से मतलब है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, कोई भी या ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टर विच कैन इंटरब्रीड एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग से मतलब है जो उनके बच्चे पैदा हों वो भी कैसे हों, रिप्रोडक्शन करने योग्य हों, बच्चे पैदा करने योग्य हों, तो उन ग्रुप को कहेंगे हम लोग स्पीसीज। मान लो एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते और कर भी लिए अगर, तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बोलते हैं कि गधा यानी डंकी और हॉर्स दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन इन दोनों के कभी इन्होंने मेटिंग कर लिया आपस में, तो उससे जो इनके बच्चे पैदा हुए उनको, जिनको खच्चर कहते हैं अपन, खच्चर में रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो जो स्पीसीज वो कहलाती है जो आपस में इंटरब्रीड करें और अपनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, उन्हीं को हम एक स्पीसीज का मानेंगे। इसलिए जो हॉर्स है और डंकी हैं दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं, क्योंकि इनके मिलने से जो बच्चे पैदा होते हैं इनके, वो फर्टाइल नहीं होते हैं, इसलिए वो सेम स्पीसीज के नहीं। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों स्पीसीज के डिफाइन लिख लीजिए आप लोग। A group of population in which organism interbreed, इंटरब्रीड का मतलब आपस में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल, फर्टाइल मतलब जो रिप्रोडक्शन करने लायक हों, बच्चे पैदा करने लायक हों, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब उनके जो बच्चे हुए हैं वो भी रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा करने लायक हों। A group of population in which organism interbreed and produce offspring, fertile offspring, is called स्पीसीज। ये बच्चों स्पीसीज की डिफाइन हो गई। ऐसे पॉपुलेशन का ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करें और उनके जो बच्चे पैदा हों वो भी फर्टाइल हों, यानी बच्चे पैदा करने लायक हों, तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे स्पीसीज। लेकिन ऐसे ग्रुप जो इंटरब्रीड तो कर लें लेकिन उनके जो बच्चे पैदा हो फर्टाइल ना हो, तो वो दोनों सेम स्पीसीज के नहीं कहलाएंगे, जिसका मैंने आपको एग्जांपल हॉर्स और डंकी का बताया। इसके बाद आ रहा बात इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स आपको पता, आप लोग सुनते भी हो, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन खत्म होने को आई है। Animals which are likely to finish, they are called endangered animals. ऐसे एनिमल्स जो खत्म होने वाले हैं, जिनकी पॉपुलेशन बिल्कुल एंड होने वाली है, उनको हम कहेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज।
animals which are likely to finish, खत्म होने लायक है, यानी एंडिंग होने वाली उनकी, अपन कह सकते हैं उनकी क्या होने वाली है, खत्म होने वाले, डिमिनिश हो रहे हैं, डिमिनिश. Animals which are likely to finish are called endangered animals. बच्चों ये डिफाइन आती है एग्जाम में, ध्यान देना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, लिखा रहा हूं. ऐसे एनिमल्स जो खत्म होने लायक हैं, एकदम खत्म होने के कगार पर आ गए हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, उनको हम कहेंगे इंडेंजर्ड एनिमल्स. इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे व्हाइट टाइगर, ब्लैक डक, व्हाइट आइज्ड डक. लिख देता हूं एग्जाम्पल आपको, यहां ऊपर लेता हूं मैं. Example of endangered animals: black duck, white eyed duck, elephant, golden kite, white tiger, pink headed duck, python, rhinoceros, एक्सेट्रा. इनकी जातियां बहुत लिमिटेड बच्चों, अब ये खत्म होने के कगार पर हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, सेंचुरी, एनिमल सेंचुरी. एनिमल and national park protect these endangered species. इन्हीं इंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए एनिमल सेंचुरी और नेशनल पार्क का डेवलपमेंट किया गया है. ठीक है बच्चों. इसके बाद बात आ रही है प्रोजेक्ट टाइगर क्या है. Project Tiger, this project was
launched by government to protect tiger. प्रोजेक्ट टाइगर में आपको लिखना, दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर. टाइगर्स को बचाने के लिए देश में हमारी गवर्नमेंट ने जो है प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक योजना लागू की है, जिसमें आपको टाइगर को सेव करना है. उनका शिकार नहीं कर सकते, करने वालों को पनिशमेंट मिलेगा. इसके बाद आ रही है ये छठे नंबर का इकोसिस्टम. बच्चों, इकोसिस्टम से मतलब हमारा ऐसा हमारा एरिया जैसे तालाब है, तालाब एक इकोसिस्टम है, जंगल है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम, डेजर्ट एक इकोसिस्टम, गार्डन एक इकोसिस्टम. इसमें जो भी लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग होते हैं. तालाब में प्लांट भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, लिविंग बीइंग. और नॉन लिविंग में पानी है, सॉइल है, एयर है, ये सब है. तो ये क्या कर रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं. इस इंटरेक्शन से फायदा क्या है, लिविंग बीइंग प्रॉपरली सरवाइव कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल के लिए प्लांट जो है हवा से और धूप से इंटरेक्शन कर रहे हैं. हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और फूड बना देते हैं. अब उस फूड को प्लांट भी यूज कर रहा है और प्लांट को खाने वाले एनिमल्स भी यूज कर रहे हैं, और फिर उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल खाते हैं. इस तरह से सभी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरएक्शन कर रहे हैं. सभी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं. इसको बोलते हैं इंटरेक्शन. बड़ी मछली छोटी मछली के पीछे, छोटी मछली जो है छोटे छोटे प्लांट्स के पीछे. तो सभी एक दूसरे के पीछे फूड के लिए भाग रहे हैं. इसी को हम बोलते हैं इंटरएक्शन. तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे लिविंग बीइंग्स में प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग बीइंग, एयर, वाटर एंड सॉइल, टेम्परेचर फॉर देयर सर्वाइवल इज कॉल्ड इकोसिस्टम. देखें, a system in which living being से मतलब सब आ गए, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. interact with non-living में एयर, वाटर, सॉइल और टेम्परेचर भी रहेगा बच्चों. फॉर देयर सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने के लिए. फॉर देयर सर्वाइवल इज कॉल्ड इकोसिस्टम. देखिए, अ सिस्टम इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग, कौन कौन से लिविंग बीइंग, तीनों आ गए, प्लांट भी, एनिमल्स भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी. इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग में एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर फॉर देयर सर्वाइवल, अपने को जिंदा रखने के लिए. उसी को हम बोलते हैं इको सिस्टम. एग्जाम्पल, पोंड, डेजर्ट, गार्डन, ओशन, ये सब जो है एक तरह से इको सिस्टम का काम कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, ये बात हो गई आपकी इको सिस्टम की. अब बात आती है रेड बुक डाटा.
रेड बुक डाटा ऐसी है बुक है जो नेशनल पार्क में रखी रहती है, नेशनल पार्क और सेंचुरी में भी रखी रहती है। इस बुक में इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और कुछ नहीं। इंडेंजर्ड स्पीसीज कितनी है उस वहां पे, उनकी काउंटिंग पहले कितनी थी अब कितनी है, किस स्पीड से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके लिए फूड क्या चाहिए, इन सब बातों का डिटेल उसमें रहता है। रेड डाटा बुक कहेंगे, सॉरी। A book in which record of endangered animals and plants are maintained. A book in which record of endangered animals and plants are maintained is called a red data book. It is kept in animal sanctuary and national park. इन जगहों पे रखी जाती है ताकि इनका डाटा मिल सके। बच्चों, बात आ रही है माइग्रेशन की। यूं कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड यानी जो अपने एरिया से अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ करके दूसरे हैबिटेट में चली जाती हैं, उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड। क्यों जाती हैं? क्योंकि उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो बदल जाता है, वो उनके रहने लायक हॉस्पिटलिटी के लिए फिट नहीं है। वहां अगर वो रहेंगी तो ठंड से या हीट से मरने लगेंगी। तो पर्टिकुलर क्लाइमेट में चेंज आने से अपना एरिया छोड़ करके दूर तक फ्लाइंग करके दूसरे एरिया में चली जाती हैं। उन बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड। बर्ड्स विच change their habitat due to change in climate are called migratory bird. Birds which change their habitat due to change in climate are called migratory bird. अपना क्लाइमेट क्यों चेंज करती है? क्योंकि उनका क्लाइमेट वेरी कोल्ड हो जाता है। Their climate becomes वेरी कोल्ड। ठीक, वहां से चल करके दूसरे एरिया में, दूसरे देश में, इवन की देश बदल देती हैं। देखो पक्षियों की कितनी आजादी है,
उनको किसी वीजे की, किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में उड़ती उड़ती वो आराम से चली जाती हैं, जहां पर उनको अच्छा क्लाइमेट मिलता है। हो सकता है एक दिन ह्यूमन बीइंग भी ऐसा हो जाए कि एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाए, जब पंख लग जाएंगे उसको तब। बच्चों, इसके बाद में आ रही बात रिसाइकलिंग पेपर। रिसाइकलिंग पेपर का मतलब है जो पेपर हम लोग यूज करते हैं उसको दोबारा रिसाइकल करके पेपर बना देना यूज करने के बाद में। अब क्यों ऐसा करने की जरूरत है? कहते हैं पेपर को सेव करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। क्यों? देखो, वी शुड सेव paper, reuse paper and recycle paper to save our forest, because paper is made फ्रॉम प्लांट्स। पेपर जो है पौधों से बनते हैं, पेपर स्टेम से बनता है, पत्तियों से बनता है। और अगर आप पेपर का ज्यादा यूज करोगे तो जंगल ज्यादा कटेंगे, और जंगल कटने से नुकसान क्या होगा ये पहले दिन बताया था आपको। तो बच्चों, पेपर को हमको क्या करना है? सेव करना है। सेव कैसे करोगे? आप कम से कम डेली का अगर 10 पेज यूज करते हो तो 9 ही यूज करो, एक पेपर बच गया। ठीक, कई चीजें जो लिख लिख करके बार बार याद करते हो तो एक बार कम लिखो, 2 बार 3 बार ओरल याद कर लो, फिर लिखो। रीयूज, यूज किए हुए पेपर का फिर से यूज करना। कैसे? जो घर में रद्दी पेपर है उसका कोई डॉल बना लेता है, सामान रखने का डेकोरेटिव आइटम बना लेता है। ठीक है, इस तरह से घरों में उसका रीयूज करते हैं। दूसरा, रिसाइकल पेपर। पेपर का रिसाइकल भी करना चाहिए। रिसाइकल मतलब एक पेपर को आप 5 से 7 बार रिसाइकल किया जा सकता है, फैक्ट्री में बेचते रहें। जो आप रफ पेपर लाते हो रिसाइकल पेपर है। और तो उससे क्या होगा? फायदे क्या होंगे? पेपर भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी, प्लस जो पेपर को बनाने में केमिकल यूज होता है वो भी सेव होता है। तो रिसाइकलिंग के बहुत सारे फायदा है। ठीक है, इससे फायदा क्या मिलेगा? देखिए, यही लिख देता हूं। Thus we save energy, water, save forest, energy, water and chemicals used to prepare paper। इतनी चीजों को बचा सकते हैं हम लोग। क्या क्या चीजें बचा लेंगे? वी सेव फॉरेस्ट, जंगल तो बचेगा ही। एनर्जी, जो पेपर बनाने में जो हमारी बिजली जा रही है वो बचेगी। वाटर, पानी लगता है उसको, वाटर बचेगा। और केमिकल, पेपर बनाने में बहुत सारे केमिकल का यूज होता है, वो भी सेव होगा, यूज टू प्रिपेयर पेपर। इन सब चीजों की बचत होगी अगर हम पेपर का क्या करेंगे? रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे। ठीक है, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम। यहां लिख देता हूं मैं, सेकंड। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड फॉर 5 to 7 टाइम्स। 5 से 7 बार हम उनका रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी डिफाइन मैंने आज आपको बताई। आपके बुक में जितनी चीजें थी
मैंने सबको कवर किया। लगभग आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे। आप अच्छी बात बता दूं, इसका नोट्स जरूर प्रिपेयर करो। मैं बोर्ड पे हर चीज लिख रहा हूं। बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजें लिखोगे तो आपके बुक के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। मैंने क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने के लिंक भेजा आपको, उस लिंक पे जाएंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। नहीं तो आप अपने इस नोट्स में से छाटो आंसर को, सबसे बेस्ट है। नोट्स लिख लो, फिर क्वेश्चन देखो, नोट्स को पढ़ो, इसमें से आंसर मिल जाएंगे आपको। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।